चलिए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का पहला अध्याय हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारा जो अध्याय है प्यारे बच्चों कक्षा 10वीं का, ठीक है, अध्याय 1, जिसका नाम क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है मेरे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारा टॉपिक है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण हमारे चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और समीकरण क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारा जो सबसे पहला वाला टॉपिक है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया मीन्स केमिकल रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, मेरा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है बच्चों, हम लोग आओ उसको ध्यान दें। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ऐसी प्रक्रिया यह होती है कि जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों में बदलाव आ जाता है, तो उस अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम लोग करते क्या है कि हम लोग देखते हैं कि जब दूध में हल्के से खट्टे पदार्थ को मिला देते हैं तो दूध क्या बन जाती है, दही बन जाती है। और वो जो दही होता है उसका भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, सब अलग अलग हो जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग दूसरी बात करें बच्चों, जैसे हम लोग करते क्या है कि हम लोग जब अपने शरीर के अंदर भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं तो वो भोजन हमारे शरीर में जाकर बहुत सारे अपघटित पदार्थों में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, तमाम सारे जैव अणुओं में क्या जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो यानी हमारे भोजन का क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। यानी मेरे शरीर में खुद केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने खाया था भोजन और वो भोजन क्या हुआ, सभी प्रकार के जैव अणुओं में टूट गया, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, हाँ तमाम सारे पदार्थों में टूट गया, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग और बात कर ले कि एग्जाम्पल के दौर की बात करें, जैसे प्यारे बच्चों हम करें क्या कि जब जल में सोडियम मेटल को डालते हैं तो क्या होता है कि सोडियम मेटल बहुत तेज से ब्लास्ट कर जाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यानी प्यारे बच्चों पहले जल का तो नेचर कुछ और था, लेकिन जैसे उसमें सोडियम मेटल डाला गया वो किया क्या, हाइड्रोजन गैस को भ्राम में करके निकाल दी। तो यानी वहां पर क्या हुआ कि जो वो हाइड्रोजन गैस बनी उसका नेचर कुछ और था और वो जो जल थी उसका नेचर कुछ और था। ठीक है, तो सभी का नेचर यानी सभी के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या हो गए, बदल गए। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है बच्चा, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बदल जाते हैं, तो उस प्रक्रिया को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब बात हम लोग करते हैं केमिकल रिएक्शन की। मैंने बताया कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, ठीक है मेरे बच्चों, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के, ठीक है मेरे बच्चों, जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तथा उनके संघटन में परिवर्तन होता है, उनके संघटन में परिवर्तन होता है। ठीक है मेरे बच्चों, उनके संगठन में परिवर्तन होता है, तो उस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों हम लोग बात करें रासायनिक
अभिक्रिया की एग्जाम्पल की बात करें तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल क्या है, हम लोग जब नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं, किसको बच्चों, नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो क्या बनाती है, अमोनिया गैस का निर्माण करती है। ठीक है मेरे बच्चों, किसका निर्माण होती है, अमोनिया गैस का निर्माण होती है। तो देखिए नाइट्रोजन का गुणधर्म अलग होता है और हाइड्रोजन का गुणधर्म क्या होता है, अलग होता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो ये पदार्थ जो बना रहे हैं उसका भी गुणधर्म क्या है, अलग है, उसका गुणधर्म क्या है, अलग है। लेकिन उसके साथ साथ इसका संगठन का मतलब वो जिससे मिलके बना है वो भी क्या हो जाएंगे, अलग। जैसे नाइट्रोजन किससे मिलके बनी थी, नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन किससे मिलकर बनी थी, हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर अमोनिया किससे मिलकर बन गई है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बन गई है। तो इसका संगठन भी क्या हो गया, बदल गया। तो प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तथा उनके संगठन में परिवर्तन होता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्यारे बच्चों अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम दूसरी बात करें कि सोडियम को जल में डालने पर, सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ हमारा, ये प्यारे बच्चों हमारा अभिक्रिया हुआ कि हमने क्या किया, जैसे ही सोडियम को जल में डाला वैसे क्या निकल गई, हाइड्रोजन गैस। तो सोडियम का नेचर अलग होता है और जल का नेचर अलग होता है, और हाइड्रोजन गैस की नेचर क्या होती है, अलग। तो सोडियम जो होती है सोडियम से मिलकर बनी होती है, और जल के अणुओं से मिलकर बना होता है, और गैस हाइड्रोजन से मिलकर बनी होती है। तो इनके संगठन भी क्या हो गए, बदल गए। ठीक है मेरे बच्चों, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म तथा उनके संगठन में परिवर्तन होता है, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अभिक्रिया समझ में आई, क्या होती है अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी पदार्थ के भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण के साथ साथ उसके संगठन में बदलाव आता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं समीकरण पे कि समीकरण होती क्या है। ठीक है मेरे बच्चों, हम लोग बात करते हैं क्या, रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है मेरे बच्चों, हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण क्या होती है। इसे अंग्रेजी में प्यारे बच्चों केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन होती क्या है प्यारे बच्चों, ये जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है इसके छोटे रूप को या इसके सरलतम रूप को या इसके सांकेतिक रूप को ही प्यारे बच्चों हम लोग समीकरण कहते हैं। ठीक है, बात को समझो, समीकरण होती क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप में या सांकेतिक रूप में, सांकेतिक का मतलब हम लोग तत्वों को जिनसे प्रदर्शित करते हैं उनका संकेत लिखें। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समीकरण कहते हैं। क्या होती है समीकरण प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान दीजिए, केमिकल इक्वेशन होती क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या होता है समीकरण, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप में या सांकेतिक रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ बताया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके अमोनिया बनाती है, तो नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है N2 और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है H2 और अमोनिया का प्रतीक क्या होता है NH3। तो मैंने N2, H2 और NH3 लिख दिया, यही हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई है। ठीक है, यहाँ पर हमने जो ये अभिक्रिया लिखा है वो उस अभिक्रिया का क्या है, केमिकल इक्वेशन है। क्या है, केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन होती क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों देख लो, किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए गजब की बात है।
अब देखते हैं हम लोग इक्वेशन के बारे में। ठीक है, इतनी बातें मैंने बता दी। अभिक्रिया क्या होती है? अभिक्रिया क्या होती है? यानी ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक रासायनिक गुणधर्म के साथ साथ उनके संगठन में परिवर्तन हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को सूक्ष्मतम रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब आओ प्यारे बच्चों, हम लोग बात करते हैं केमिकल इक्वेशन की। ठीक है, चलिए हम इसको डस्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चा, आइए हम इसको डस्ट करते हैं, फिर केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैं बोलूं, ठीक है, मैं बोलूं कि कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके, ठीक है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनाती है। क्या बनाती है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है? कार्बन डाई ऑक्साइड गैस बनाती है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो लिखा है ना, वो एक अभिक्रिया है। क्या है वो? एक अभिक्रिया है कि जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही है? कार्बन डाई ऑक्साइड बना रही है। तो वो तो बच्चों, वो तो क्या हो गई हमारी? वो तो एक अभिक्रिया हो गई। लेकिन यदि इस अभिक्रिया को हमें छोटा रूप हम लिख दें, इसको हम लोग क्या कर दें? इसका सांकेतिक रूप लिख दें, तो वही क्या हो जाएगी? केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। यानी यदि मुझे इस अभिक्रिया का इक्वेशन तैयार करना हो, ढांचा तैयार करना हो, तो क्या होगा? तो देखा बच्चा, कार्बन का प्रतीक क्या होता है? C, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O2। तो कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया, और अक्रिया को किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या से। क्रिया को किससे दर्शाते हैं? त्रिज्या से। अब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। तो ये मैंने ये जो प्रतीक लिखा है ना, यही क्या हो गई? हमारी इक्वेशन हो गई। ठीक है, यही हमारी क्या हो गई? इक्वेशन। यानी कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो मैंने कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, तो वो मेरी अभिक्रिया हो गई। लेकिन कार्बन का प्रतीक C, ऑक्सीजन का प्रतीक O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतीक CO2, जब मैंने उसको प्रतीक ही लिख दिया, तो यही मेरी क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। यही मेरी क्या हो गई बच्चों? यही मेरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, आओ हम और इक्वेशन की बात करें यार, और हम लोग इक्वेशन की बात करें। ठीक है, हम लोग और इक्वेशन की बात करते हैं। जैसे मैं बोलूं, जैसे बच्चा मैं बोलूं कि मैग्नीशियम क्लोरीन से क्रिया करके, मैग्नीशियम क्लोरीन गैस से क्रिया करके, मैग्नीशियम क्लोरीन गैस से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है। ठीक है मेरे बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है। देख लो बच्चों, मैंने क्या बोल दिया? मैंने बोल दिया कि मैग्नीशियम जो होती है वो क्लोरीन गैस से क्रिया करके क्या बनाती है? मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है। तो ये तो मैंने जो बोला वो क्या हो गया? वो एक अभिक्रिया हो गया कि मैग्नीशियम जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके मैग्नीशियम क्लोराइड बना रही है। अब देखने का, अब मैग्नीशियम को और क्लोरीन को हम प्रतीक लैंग्वेज में लिख दें, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? वही हमारा इक्वेशन हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का प्रतीक बच्चों Mg और क्लोरीन का प्रतीक बच्चों Cl2। क्लोरीन गैस है ना, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? Cl2, Mg प्लस Cl2 क्या बना रही है? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो लिखेगी क्या? MgCl2। क्या लिखेगी? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो बच्चों, मैंने इस अभिक्रिया को प्रतीकी लैंग्वेज में लिख दिया, वही हमारी क्या हो गई? वही प्यारे बच्चों हमारा इक्वेशन हो गया। तो यानी इस अभिक्रिया का ये इक्वेशन है। इस अभिक्रिया का प्यारे बच्चों ये क्या है? इक्वेशन। ओके, ठीक है, इतनी बातें समझ आ रही है। इक्वेशन क्या होती है? किसी अभिक्रिया को छोटा रूप में या सांकेतिक रूप में लिखना ही इक्वेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए गजब की बात। अब हम लोग आगे देखें, और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। हम लोग और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखो बच्चों, हम लोग और एग्जाम्पल की बात करते हैं।
जैसे मैं बोलूं कि नाइट्रोजन छोड़ो फास्फोरस जो है, फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके, ठीक है, फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके, फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बनाती है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाती है। ठीक है बच्चों, देख लो इतनी सी बातें है ना कि जो फास्फोरस है वो क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना रही है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अच्छा, फास्फोरस को किससे प्रदर्शित करते हैं? P4 से। ठीक है, फास्फोरस को किससे प्रदर्शित करते हैं? P4 से, क्योंकि फास्फोरस क्या करता है? चतुष्परमाणु कण है, यानी फास्फोरस का 4 परमाणु जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे O2 में 2 परमाणु होते हैं, इसमें कितने परमाणु होते हैं? 4। अब किससे क्रिया कर रहा है? क्लोरीन से। तो जिसके साथ क्रिया करेगा उनके बीच में क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे, प्लस। तो P4 प्लस Cl2, और अभिक्रिया के लिए हम लोग एरो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरो। P4 प्लस Cl2। अब कौन सी गैस बना रही है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का सूत्र क्या होता है? PCl3। PCl3 को फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं। अब ये अभिक्रिया बैलेंस्ड हमारी नहीं है। देखो क्लोरीन कितनी? 2, यहाँ क्लोरीन कितनी? 3, यहाँ फास्फोरस कितना? 4, यहाँ कितना? 1। तो बच्चों हम लोग यहाँ क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगा देंगे, क्योंकि फास्फोरस 4 थी उधर, तो 4 हो गई। अब यहाँ क्लोरीन कितनी? 2, और यहाँ 4 3 12, तो यहाँ 12 कैसे होगा? तो 6 का बड़ा कर देंगे, 6 दूनी 12, तो हमारा इक्वेशन बैलेंस भी हो गया। अब लोग सोचेंगे कि हम लोग इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? लोग सोचेंगे इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? तो बच्चों इक्वेशन को बैलेंस करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सभी इक्वेशन को यानी सभी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ को न तो उत्पन्न कर सकते और न ही नष्ट कर सकते, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो हमारा अभिकारक का द्रव्यमान होगा, यानी इसे लोग अभिकारक, अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे अभिकारक, और जो बनता है उसे उत्पाद। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, इसीलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा इक्वेशन हो गया। इस अभिक्रिया का मैंने ये इक्वेशन लिखा है। ठीक है, फास्फोरस जो है वो क्लोरीन गैस से क्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रही है। तो P4 प्लस Cl2 उत्पाद PCl3। तो ये मेरा क्या है? ये प्यारे बच्चों मेरा अभिकारक है। ये प्यारे बच्चों मेरा क्या है? अभिकारक है, और ये मेरा क्या है? उत्पाद है। ये अभिकारक, ये उत्पाद। अभिकारक क्या होती है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक पदार्थ कहते हैं, और अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा अभिकारक पदार्थ है, क्योंकि ये लोग भाग लेकर के इसको बना रहे हैं। तो ये लोग भाग लिए, इसलिए ये लोग पदार्थ, और बना क्या? PCl3, इसलिए मेरा उत्पाद। ठीक है, ठीक है बच्चा। अब देखो हम लोग अब आगे की टॉपिक को चलते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे प्यारे बच्चों, कि किस तरह से समीकरण को संतुलित करते हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग समीकरण को संतुलित किस प्रकार करते हैं? सर्वप्रथम हम लोग अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात प्यारे बच्चों जिन परमाणुओं की कमी होती है उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है, किस तरह से करते हैं? इस प्रक्रिया को हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमान विधि। अपने से गैस करते हैं, वो अपने से गैस करेंगे कि केहरिया कमी बा, केहरिया कमी नहीं है। जेहरिया कमी होगी उधर उचित संख्या का गुणा कर लेंगे, यानी जिस संख्या का लगेगा कि इसकी कमी है उधर उचित संख्या का क्या करेंगे? गुणा करेंगे, और समीकरण को संतुलित करेंगे। और समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों होता है? तो मैंने अभी पीछे बताया कि समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए है कि वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है प्यारे बच्चों? वो कहता है कि किसी पदार्थ को हम लोग ना तो उत्पन्न कर पाएंगे और ना ही नष्ट कर पाएंगे, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग बदल सकते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो अभिकारक का द्रव्यमान होगा वही उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। इसलिए हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो आइए हम लोग चेक करते हैं इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए भैया
हम लोग देखते हैं आगे की ओर। ठीक है बच्चों, देखिए भैया, समीकरण को संतुलित करना, समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, समीकरण को संतुलित करना, यानी समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। तो बच्चों मैंने बताया कि हम लोग समीकरण को संतुलित अनुमान विधि से करते हैं। इस विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिस तरफ जिन परमाणुओं की संख्या में कमी होती है उधर उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित कर लिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसके पश्चात कभी मान लो पूछा जा सके या कोई पूछ ले इस समीकरण को संतुलित करना आवश्यक क्यों है, तो बच्चों मैंने बता दिया ना कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होना चाहिए। तो बच्चों समीकरण को संतुलित करना, तो लोग समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, सर्वप्रथम अभिकारक एवं उत्पाद में, सर्वप्रथम अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ज्ञात करते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, सर्वप्रथम अभिकारक एवं उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। उसके पश्चात जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, उसके पश्चात जिस तरफ परमाणुओं की संख्या में कमी होती है, ठीक है मेरे बच्चों, कमी होती है, ठीक है, उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके, उस तरफ उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित कर देते हैं। ठीक है, उचित संख्या का गुणा करके क्या कर देते हैं, समीकरण को संतुलित कर देते हैं या कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग देखें किधर किसकी कमी है। जैसे बच्चों मैं बात करूं कि नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके क्या बनाती है, अमोनिया। देखो ये हमारी अभिक्रिया का इक्वेशन है, देखो है ना बच्चा। हाँ, तो यहाँ कितने नाइट्रोजन, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितनी, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितने, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितनी, 3। कमी है ना भैया, इधर कितने नाइट्रोजन है, इधर 2 को है और इधर कितने हैं, 1 है। अब क्या है, इधर 2 और उधर 1, तो क्या करते हो, 2 का गुणा। तो जब 2 का गुणा कर दोगे सारा, 2 1 का 2, यानी नाइट्रोजन हो गया फिट हो गया ना, देखा, 2 नाइट्रोजन हो गया बराबर। लेकिन हाइड्रोजन इधर क्या हो गया, 2 3 6 हो गए ना। हिया कितना है बेचारा, हिया बेचारा 2 ही गो है हो। अब जब 2 ही गो है तो 6 को कैसे होगा, जब 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना 6। तो अब चेक कर लो, सब के सब बराबर है, 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन 3 दूना 6, हाइड्रोजन 2 3 6। तो यानी यह इक्वेशन क्या होगा, पूरी तरह से बैलेंस होगा। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन को किस तरह बैलेंस करते हैं, सबसे पहले हम लोग अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को ज्ञात करते हैं। जिस तरफ जिन संख्याओं की कमी होती है उधर उचित संख्या का गुणा करके समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। इस विधि को अनुमान विधि कहते हैं साहब। ठीक है, अच्छा देखो और अगला एग्जाम्पल देख लो। तो अगला एग्जाम्पल कैसे करते हैं भैया, ये तो पहला था, दूसरा को देखो। दूसरा क्या है कि हम लोग कहें कि भैया फास्फोरस जो है वो क्लोरीन से क्रिया करके PCl5 बनाती है, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड बनाती है। अब चेक करने का, इधर कितना फास्फोरस भाई साहब 4 गो, इधर फास्फोरस कितना भाई साहब 1 गो, कम है ना, समझ में आ रहा है ना। अब इधर कितनी क्लोरीन 2 और यहाँ कितना क्लोरीन 5, तो यानी यहाँ कम वहां ज्यादा। तो क्लोरीन पहले फास्फोरस को मेंटेनेंस करो, कितना फास्फोरस 4 है, इधर कितना है 1, तो 4 1 का 4, तो फास्फोरस कितना हो गया भैया 4 हो गया।
लेकिन क्लोरीनियम जब इसका 4 का गुणा करो तो क्लोरीनियम बढ़ जाएगी ना, तो 4 पंचे 20, तो क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। लेकिन यहाँ क्लोरीन कितनी है बचाओ? 2 ही है, तो 20 कब होगी? जब 10 का गुणा करोगे, तो हो गया आपका समीकरण संतुलित। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। जिस तरफ जिन परमाणुओं की संख्या में कमी होगी तो उधर उचित संख्या का हम लोग संख्या का गुणा करेंगे और समीकरण को संतुलित करेंगे। इस विधि को हम लोग अनुमान विधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा इतना लिखो।